हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टार्ट्स इन इकोनॉमिक्स, हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा बेटा? फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स क्या होती है हमने पढ़ा। इकोनॉमी को चलाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसके टाइप्स कितने होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशन, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, उसके अलावा पॉल ए सैमुअल्सन और रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी। एडम स्मिथ ने दी वेल्थ डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल ने दी वेलफेयर डेफिनेशन, रॉबिन्स ने दी स्कार्सिटी डेफिनेशन और पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। सबके व्यूज अलग अलग थे इकोनॉमिक्स को। हमने पढ़ा स्टैट्स क्या है। क्या था स्टैट्स, कोई बता सकते हैं? तो स्टैट्स एक स्टडी थी। क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना कैसे होता है, इंटरप्रिटेट करना कैसे होता है, हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सारी बातें हमने स्टैट्स में पढ़ी। स्टैट्स को बेसिकली हमने दो सेंस में समझाया, सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस ये बोलती थी कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज स्टैट्स, दैट्स इट। सिंगुलर सेंस ये बोलती है कि स्टैट्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन, सबकी बातें कर देती है स्टैट्स सिंगुलर सेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैट्स का नेचर कैसा, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कौन सी होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स कौन सी होती है, उसके अलावा स्टैट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैट्स की लिमिटेशन, सारी बातें हम आज करेंगे। और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर सकते हैं, ज्यादा कुछ बचा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्टैट्स को डिफाइन कैसे करते हैं इन सिंगुलर सेंस। हमने वैसे पढ़ लिया था पहले, एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इन सिंगुलर सेंस स्टैट्स मींस, स्टैट्स एक साइंस है, सोशल साइंस है। तो स्टडी करती है क्या? वो स्टडी करती है मेथड्स ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्रॉक्सटन कॉर्डन की डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि स्टैट्स मतलब कि स्टडी करना कलेक्शन के मेथड्स। देखो स्टैट्स ये नहीं बोलती कि आप न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा करके बैठ जाओ, आपका काम खत्म। स्टैट्स ये बोलती है कि अगर आप न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा करने के मेथड्स को भी स्टडी कर रहे हो, आप एनालिसिस कैसे करते हैं उसके मेथड्स को भी स्टडी कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन के मेथड भी सीख रहे हो, आप इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो भी सीख रहे हो, ये सब कुछ भी स्टैट्स है। स्टैट्स का स्कोप भी बड़ा है, वाइडर है, नैरो नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो स्टैट्स को डिफाइन हमने कर दिया। सिंगुलर सेंस में आपने क्या देखा कि स्टैट्स सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा करके नहीं दे रही है। सिंगुलर सेंस में स्टैट्स ये भी बोल रही है कि कलेक्शन के मेथड कौन से। आप चैप्टर नंबर 2 में 3 में पढ़ेंगे कलेक्शन करने के मेथड जो होते हैं, सेंसस मेथड है। उसके अलावा डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे। टैबुलेशन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू डाटा को प्रेजेंट किए जाते हैं, उसे क्लासिफिकेशन। आप डाटा को पहले इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज भी तो करेंगे। आपने जब डाटा इकट्ठा किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो डाटा रॉ फॉर्म में होगा, क्रूड फॉर्म में होगा, कच्चा डाटा, ऑर्गेनाइज नहीं है। उसको आप किसी ना किसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में पहले अरेंज करें। सिस्टमैटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसको आप क्लासिफाई करेंगे, या तो टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, या डायग्राम की फॉर्म में। उन सबको अरेंज करने के बाद आप एवरेज निकालेंगे, आप मीन निकाल सकते हैं, आप मीडियन निकाल सकते हैं, आप मॉड निकाल सकते हैं। उसके बाद भी आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप एवरेज के भी मैग्नीट्यूड में जाएंगे, आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर हैं। तो स्टैट्स में ना स्टेजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है सारा काम। सबसे पहले कलेक्शन होता है, ऑब्वियस पहले कलेक्शन ही होता है। कलेक्शन करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ना। तो आप देखिए स्टैट्स को टोटल हमने 5 स्टेज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, बोलो हाँ है ना? यस सर, डाटा कलेक्ट करेंगे सब। डाटा कलेक्ट करने के बाद मेरे दोस्त उसको आप ऑर्गेनाइज करो सिस्टमैटिक ऑर्डर में, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, या जेंडर के हिसाब से करो, नेशनलिटी के हिसाब से करो, एरिया के हिसाब से, तो आपकी मर्जी। उसके बाद आप डाटा को प्रेजेंट करेंगे टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म। अच्छा, कलेक्शन कैसे करेंगे आप? या तो सेंसस मेथड या सैंपल मेथड। सर ये क्या होता है? बिल्कुल बताऊंगा, चैप्टर आगे आने वाले हैं, शॉर्ट में सुन। जब हम ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में, वो सेंसस मेथड। हम ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी ना करके, क्योंकि हमारा एरिया बहुत बड़ा है, हम कुछ सैंपल की स्टडी कर लेंगे और फिर रिजल्ट निकालेंगे, ये हमारा सैंपल मेथड। तो कलेक्शन करने के मेथड्स भी होते हैं, प्राइमरी मेथड है, सेकेंडरी मेथड, सोर्स भी होते हैं कलेक्शन करने।
ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंट करें। प्रेजेंट मैंने बता दिया कैसे करते हैं, टेबल से या ग्राफ से। उसके बाद डेटा को एनालाइज किया जाएगा। आप एवरेजेस निकालेंगे, आप मीन निकाल सकते हैं, आप मीडियन निकाल सकते हैं, आप मॉड निकाल सकते हैं। उसके बाद आप डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एवरेज, आप कोरिलेशन दोनों का बीच में डाटा इकट्ठा जो आपने किया उनका आपस में क्या रिलेशन, कंपैरिजन करें। ये सारी बातें स्टैट्स के अंदर होती हैं। तो स्टेज हमारी 5 है। हम स्टैट्स को 5 स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे कलेक्शन, कलेक्शन के बाद करेंगे ऑर्गेनाइज, उसको ऑर्गेनाइज के बाद प्रेजेंट करेंगे डाटा, प्रेजेंट करने के बाद एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट। अब आपको ये सीखना है कि कलेक्शन करने के टूल्स क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करने के टूल्स क्या बताओ, आप बोलोगे सेंसस मेथड और सैंपल मेथड के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे। होते क्या है चैप्टर में आगे पढ़ने वाले डिटेल में। उसके अलावा आप डाटा को ऑर्गेनाइज क्लासेस में वो करने के बाद आप डाटा को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सर, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ये भी चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये तीनों चैप्टर। उसके बाद आप डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं, एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन निकालते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड में जा रहे हैं परसेंटेज के भी और डीप में डेविएशंस में, तो आप उसको बोलते हैं इंटरप्रेट, रिजल्ट निकाल रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा स्टार्ट से दूरी। इस तरह से हम स्टार्ट्स को इकट्ठा करके चलते हैं। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि स्टैट्स का स्कोप क्या है, तो इसके अंदर हम 3 बातें पढ़ने वाले हैं, स्टैट्स का नेचर, स्टैट्स का सब्जेक्ट मैटर और स्टैट्स की लिमिटेशन। स्टैट्स की लिमिटेशन, तो सबसे पहले नेचर पढ़ते हैं। स्टैट्स का नेचर कैसा है दोस्तों, स्टैट्स का नेचर साइंस वाला भी है, आर्ट वाला भी। हम साइंस भी बोल सकते हैं स्टैट्स को, हम आर्ट भी बोल सकते हैं। मैं स्टैट्स को साइंस क्यों बोलता हूं, क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। और स्टैट्स भी ऐसे ही है, सबसे पहले हम थ्योरेटिकली डाटा को इकट्ठा करते हैं न्यूमेरिकल कुछ मेथड्स के थ्रू, कुछ मेथड्स को स्टडी करते हैं कि डाटा इकट्ठा किया कैसे जाए। जो बड़े बड़े स्टैटिशियंस होते हैं उनको कैसे पता है डाटा इकट्ठा कैसे करना, उन्होंने स्टडी की है, थ्योरेटिकल स्टडी की है, फिर जाके सीखा है। तो स्टैट्स में भी कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, मेथड्स को थ्योरेटिकली सिखाया गया है। और जब उन मेथड्स को प्रैक्टिकली आप इन्वेस्टिगेशन में अप्लाई करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं उन मेथड्स के थ्रू रियल लाइफ में, तो हम आर्ट बोल देते हैं। तो आर्ट क्या होता है, प्रैक्टिस। तो वही बात है कि साइंस और आर्ट, साइंस में थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज हो गई और आर्ट में प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल अप्लायंसेस हो। स्टैट्स को हम साइंस आर्ट दोनों बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, समझो। स्टैट्स का जो नेचर है वो साइंस आर्ट दोनों वाला है। कह रहे हियर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैट्स इज साइंस और आर्ट। प्रोफेसर टिपिट्स बोलते हैं, याद है ना, टिपिट क्या होता है, टिपिट एक इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियंस थे बड़े से, उन्होंने रैंडम नंबर की टेबल निकाली थी, पढ़ेंगे आप। तो कह रहे उन्होंने राइटली ऑब्जर्व किया कि स्टैट्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। स्टैट्स साइंस क्यों है, स्टैट्स साइंस इसलिए क्योंकि वहां पे हम थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज सिस्टमैटिक मैनर में साइंटिफिक मेथड सीख रहे हैं कैसे किया जाए। सीखने के बाद हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। रियल लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में स्टैट्स को जब अप्लाई कर दिया जाए तो वो अप्लाइड स्टैट्स बन जाती है, वो आपकी आर्ट बन जाती है। तो बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स डेटा हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट सॉल्व करती है। तो thus the problem of unemployment in India is more meaningfully analyzed with the size of unemployment is supported with quantity। जब तक हमें पता ही नहीं है कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है, हम कैसे पॉलिसी प्रोग्राम बना लेंगे। साइंस और आर्ट दोनों कहा जाता है, क्योंकि साइंस इसलिए क्योंकि थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज डाटा के थ्रू मिल गई आपको। अब आप जब पॉलिसी बनाओगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे स्टैट्स का यूज करके, तो उसको मैं आर्ट बोलूंगा, साइंस क्यों बोलूंगा। साइंस भी है और आर्ट भी है। अब स्टैट्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो दो तरह का है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैट, एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैट। कौन कौन सी, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कौन सी होती है, जब हम स्टैट्स के अंदर बहुत सारे मेथड पढ़े ना आपने, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, सब कुछ कर रहे होते हैं, यही डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। लेकिन जब हम किसी सैंपल के बेस पे पूरे यूनिवर्स के रिजल्ट निकालते हैं,
मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, देखिएगा आप लोग। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट्स में आपको दो बातें बताई हुई, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और दूसरी इन्फ्रेंशियल। कह रहे हैं कि यूनिवर्स का मतलब क्या है स्टैट्स में, पॉपुलेशन मतलब क्या है, मेरी बात सुनना। स्टैट्स में पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा देश। आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। मैंने बोला जाओ अपने कॉलेज की स्टडी करो, अपने स्कूल में 1000 बच्चे हैं ना, उनकी स्टडी करो। 1000 स्टूडेंट जो आपके स्कूल में है ना, वही आपके लिए पॉपुलेशन है, वही आपके लिए। स्टैट्स में यूनिवर्स या पॉपुलेशन मींस आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यूनिवर्स कहा जाएगा, पॉपुलेशन कहा जाएगा। तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th to note that universe क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। इट रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है। आपने 1000 बच्चों की स्टडी करनी है तो 1000 बच्चे आपके लिए यूनिवर्स हैं और पॉपुलेशन है। स्टैट्स में पॉपुलेशन का मतलब और यूनिवर्स का मतलब बदल जाता है। यूनिवर्स वो वाले यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कौन सी होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स कौन सी होती है, आइए समझते हैं। Descriptive stats means those methods which are used for collection, presentation, analysis of। आप सेंसस मेथड की बात कर लो, आप जब डेटा कलेक्शन करेंगे सेंसस से करेंगे, सैंपल से भी कर सकते हैं। आप सेंसस मेथड की बात कर लो, आप सैंपल मेथड की बात कर लो, आप मीन मीडियन मॉड की बातें कर लो, आप टैबुलर प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, उसकी बात कर लो। इन सब को मिला के बनती है डिस्क्रिप्टिव स्टैट। लेकिन अगर आप किसी सैंपल के बेस पे पूरे यूनिवर्स के रिजल्ट निकाल देते हो ना, वो आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स मींस ऑल सच मेथड्स by which conclusions are drawn relating to universe or population on the basis of given sample. For example, if a class teacher estimate average weight of entire class, पूरी क्लास के जो बच्चे हैं सबका एवरेज वेट टीचर को निकालना है, सबके वेट ना पूछ के कुछ सैंपल ऑफ बच्चों के वेट पूछ के उसके बेस पे पूरी क्लास का रिजल्ट निकाल दिया, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स नहीं होती, ये इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। मेरी बात समझो, आगे आपको मेरी बात समझो। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने स्टैट्स के फीचर्स किए थे। स्टैट्स जो होती है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होती है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है ना, एस्टिमेट हो सकती है, एन्यूमरेट हो सकती है, स्टैट्स के फीचर। रीजनेबल एक्यूरेसी, मल्टीपल कॉजेस से अफेक्ट होती है, सारे स्टैट्स के फीचर पढ़े थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टैट्स के लिमिटेशन। जो फीचर्स है ना कहीं उनसे ही आपकी लिमिटेशन बनती है। अगर आपको फीचर अच्छे से याद हो गए, आपको आते हैं, तो आज आप लिमिटेशंस को स्टैट्स की बड़े आराम से कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं आती। स्टैट्स की लिमिटेशंस को बड़े आराम से आप कर सकते हो अगर आपको फीचर्स आते हैं दोस्तों। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बात करने वाला। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैट्स की लिमिटेशन में क्या, कि इन मॉडर्न टाइम्स स्टैट्स हैज इमर्ज्ड टू बी अ क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन ऑल द वीक्स ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में स्टैट्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है, पर उसकी लिमिटेशन भी। Thus writes News Home that statistics must be regarded as instrument of research of great value, but barring several limitations are not possible to overcome। स्टैट्स की कुछ लिमिटेशन ऐसी हैं जिनको ओवरकम नहीं कर सकते। वो लिमिटेशन क्या, स्टैट्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को ही स्टडी करती है। स्टैट्स क्वालिटेटिव फैक्ट को स्टडी नहीं करती है, लाइक ऑनेस्टी को रैंक दे देती है और काम। स्टैट्स सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करती है, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करती है, ये इसकी लिमिट। तो स्टैट्स स्टडी ओनली सच फैक्ट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये पहली लिमिटेशन है। स्टैट्स नहीं स्टडी करती ऑनेस्टी को, फ्रेंडशिप को, विजडम को, हेल्थ, पेट्रोटिज्म को, जस्टिस को, नहीं सिर्फ रैंक दे देती है। तो इसको भी एक्सप्रेस कर देती तो लिमिटेशन ना मानते। स्टैट्स की लिमिटेशन ये है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही स्टडी करती है। आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों। उसके बाद स्टैट्स सिर्फ एग्रीगेट को स्टडी करती है, सिंगल नंबर को स्टडी नहीं करती है। कह रहा है कि स्टैट्स स्टडी ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ quantitative facts, it does not study statistical fact relating to any particular unit। for example, कह रहा है आपकी क्लास टीचर जो है
earn 50,000 per month, but as this fact relate to individual, it is not deemed to be stats. ये stats नहीं हो सकता क्योंकि एक बंदे की बात कर रहे हैं. अगर हम सारे स्कूल टीचर की सैलरी को कंपेयर करें तो उसी को स्टडी कर पाएगी स्टैट्स. सिंगल नंबर को या सिंगल यूनिट को स्टडी स्टैट्स नहीं करती. ये इसकी लिमिटेशन. मेरी बात समझना. तीसरी लिमिटेशन क्या है स्टैट्स? थर्ड लिमिटेशन ये है स्टैट्स की, स्टैट्स में डेटा की होमोजेनिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. अगर सारे आइटम एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, तो ही स्टैट स्टडी कर पाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि वेट और हाइट, इसका कोई एवरेज या रिजल्ट कंपेयर करके निकालो, क्या नहीं होगा. दो चीजें थोड़ी सी कंपेरेबल होनी चाहिए. कह रहा है कि टू कंपेयर डाटा इट इज एसेंशियल दैट स्टैट्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी. डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटी एंड काइंड्स cannot be compared. For example, हम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को कंपेयर नहीं कर सकते प्रोडक्शन ऑफ. It is because cloth is measured in meters and food is measured in tons या फिर kgs. So nevertheless, it is possible to compare their value instead of volume. हम वॉल्यूम कंपेयर ना करके सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि स्टैट्स अगर कंपैरिजन करना जानती है तो ये नहीं जानती कैसे अलग अलग हेटेरोजेनियस डेटा को कंपेयर करना है. ये सिर्फ होमोजेनियस को कंपेयर कर सकती है. अगर आइटम अलग अलग क्लास, अलग अलग कैटेगरी के हैं, उन्हें कंपेयर नहीं कर सकती. ये इसके लिए एक बड़ी काम की बात बता रहा हूं आपको आज. स्टैट्स के रिजल्ट ट्रू होते हैं मान लिया, लेकिन सिर्फ एवरेज बेस पे ही ट्रू. कैसे ट्रू? मैंने आपको बोला अपनी क्लास में 10 बच्चे, और 10 बच्चों का जो हम बोलते हैं कि उनकी जो हाइट है या वेट है, हमने मेजरमेंट कर लिया अलग अलग और एवरेज निकाला. मैंने बोला एक बच्चे का 40 किलो, एक का 50 किलो, एक का 35 किलो, एक का 15 किलो, तो कम हो गया, एक का 55 किलो. ऐसे वेट देख लिए और एवरेज निकाला, और एवरेज यानी कि मीन जो नंबर आया वो तो एक ही आएगा. मान लो 45 केजी आया. क्या क्लास में सबका वेट 45 केजी होगा? सबका अलग अलग था. 45 सबका थोड़ी होगा. तो स्टैट्स के रिजल्ट ट्रू हैं, एवरेज नंबर बेस पे ट्रू है, लेकिन सबके बेस पे ट्रू नहीं है. कहता है कि स्टैट्स के रिजल्ट ट्रू तो होते हैं लेकिन एवरेज बेस पे ट्रू होते हैं. मेरी बात समझना. मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स are true only on average basis. कह रहे unlike the laws of natural science, कह रहे कि they are not always valid under all conditions. Example, अगर मैं बोलूं कि मेरे देश में जो पर कैपिटा इनकम है, एक बंदे की जो एवरेज इनकम है 50,000 रुपए निकल, एक बंदे की एवरेज इनकम 50,000 निकल के आ रही है, तो क्या मेरे देश में सबकी इनकम 50,000 रुपए? नहीं. किसी की 15 भी, किसी की 7, किसी की 40, किसी की 1 लाख भी होगी. सबकी 50,000 नहीं होगी. तो स्टैट्स के रिजल्ट एवरेज बेस पे दिखते हैं कि ट्रू है, बट हमेशा ट्रू नहीं होते हैं. उसके अलावा पहले मुझे बताओ कि आपको लिमिटेशंस समझ में आ रही है कि नहीं. एक बार ये 3 लिमिटेशन जो हमने करी हैं, 4 लिमिटेशन फिर से देखते हैं. पहली लिमिटेशन ये थी कि स्टैट्स सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को स्टडी करती, क्वालिटेटिव फैक्ट को स्टडी नहीं करती. दूसरी लिमिटेशन थी स्टैट्स सिर्फ एग्रीगेट होती है, सिंगल नंबर को हम स्टैट्स नहीं बोल सकते, इसकी लिमिटेशन है. तीसरी लिमिटेशन थी कि स्टैट्स में अगर आपको कंपैरिजन करने तो डाटा का होमोजीनियस होना, कि सेम आइडेंटिकल फिगर्स होना बहुत जरूरी है. आप टन्स को और हम बात करें मीटर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है. तो स्टैट्स में लिमिटेशन बन गई है. स्टैट्स के रिजल्ट एवरेज बेस पे ट्रू होते हैं बस. ठीक है. अब नेक्स्ट लिमिटेशन है is without reference result may prove to be wrong. Without reference result may prove to be wrong. Very important है, कान खोल के सुनना. In order to understand the conclusion, it is necessary that circumstances and condition under which conclusion are drawn are also studied. Otherwise result may prove wrong. मेरी बात समझना ध्यान से. अगर आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, अगर आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो और आप देख रहे हो एक फैक्ट्री की बात हो रही है, एक फर्म की बात हो रही है कि पिछले साल जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख रुपए, उससे अगले साल 2 लाख का, उससे अगले साल 3 लाख का, ऐसे प्रॉफिट हुआ. पहले 1 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 3. हमने 3 साल का एवरेज निकाला. 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, टोटल 6 लाख हो गया. डिवाइड बाय 3 साल, एवरेज आ गया 2 लाख रुपए. तो क्या लग रहा है कि हर साल 2 लाख का प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था? पहले 1 का हुआ था, फिर 2 का हुआ था, फिर 3 का. तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है
कि बिजनेस प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन जब एवरेज बेस पर रिजल्ट निकाल रहे हैं तो प्रॉब्लम दिख रही है। देखो ध्यान से सुनना, कह रहे इन द बिजनेस ऑफ क्लोथ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 3 years 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख था। और पेपर बिजनेस जो था उसमें पहले 3 लाख का प्रॉफिट था, फिर 2 लाख था, फिर 1 लाख। दोनों बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए आएगा, क्योंकि दो तीनों का टोटल 6 लाख बन रहा है, डिवाइड बाय 3 करेंगे 2 लाख रुपए। पर एक्चुअल में देखो क्लोथ का बिजनेस बढ़ रहा है और फूड का बिजनेस जो है, पेपर बिजनेस सॉरी, वो कम हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आप रेफरेंस भी लेना जरूरी है आपको। आप देखो प्रॉफिट एवरेज 2 लाख का आ रहा है, तो निकाल लिया आपने, पर ये नहीं देखा कि कौन सा बिजनेस ग्रो, कौन सा बिजनेस फॉल रहा है, तो देखना पड़ेगा आपको। तो कंक्लूजन ये है कि सिमिलर स्टेटस आ रहा है, बट ये हमेशा ट्रू होल्ड नहीं करेगा। दोनों का स्टेटस सिमिलर है, फिर भी ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा, क्योंकि एक बिजनेस बढ़ रहा है, एक बिजनेस। तो रेफरेंस के बेस पे रिजल्ट रॉन्ग हो सकता है, आपको पूरी चीजें स्टडी करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ रेफरेंस से काम नहीं चलता। ठीक है, कह रहे कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टैट्स का यूज कोई भी एरा गैरा नहीं कर सकता। जिसको स्टैट्स के मेथड्स की पूरी नॉलेज है, जो स्टैटिशियंस हैं, एक्सपीरियंस है, वो लोग ही स्टैट्स के मेथड को यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई भी स्टैट्स को यूज नहीं कर सकता। स्टैट्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। तो ये लिमिटेशन है, अगर सबको यूज कर सकता होता तो बात ही क्या थी। तो कह रहे हैं पर एक्सपोर्ट्स बहुत महंगे होते हैं, तो स्टैट्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट दिस मेथड्स, वो स्टैट्स का यूज नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन। यूल और केंडल बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ इनएक्सपर्ट। अगर स्टैट्स के मेथड को इन एक्सपर्ट के हाथ में दे दिया जाए, पता नहीं क्या रिजल्ट निकाल के दे देगा आपको, वो डेंजरस होता है आपकी इकोनॉमी। तो स्टैट्स को हमेशा उनके हाथ में दो जो एक्सपर्ट्स हैं। तो इन एक्सपर्ट्स हैं, उनके हाथ में स्टैट्स को दोगे तो आपके रिजल्ट रॉन्ग होंगे, इकोनॉमिकली डेंजरस सिचुएशन भी बन सकती है। ठीक है, अब आपने बहुत बार सुना होगा फिल्म में, सीरियल्स में, टीवी पर, कि डेटा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि डेटा का अगर यूज है, डेटा का मिसयूज भी है। और डेटा का मिसयूज ना हो, इसलिए डेटा को संभाल कर रखना होता है। तो डेटा का मिसयूज भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे। ठीक है, सुना ध्यान से। मिसयूज ऑफ स्टैट्स इज वेरी कॉमन। Statistics may use to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false। का मतलब क्या है? कहता है कि स्टैट्स जो है ना, उसका डेटा, मतलब कि डेटा जो हमारे पास है उसका, मैंने बोला अगर यूज है तो मिसयूज। अगर डेटा गलत हाथों में चला जाए, जिनका ऑब्जेक्टिव रॉन्ग है, वो लोग डेटा को मॉडिफाई करके कुछ भी कर सकते हैं। हमने एक बार रिजल्ट निकाल लिए, ठीक है, और हमें वही रिजल्ट शो करने हैं, लेकिन किसी गलत हाथ में डेटा चला गया। उन लोगों ने क्या किया कि डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रिजल्ट कुछ और प्रूफ कर दिए, कि डेटा हमारा लीक होकर किसी और हैंड में चला गया। मेरी बात समझना। तो डेटा अगर गलत हाथों में चला जाए, तो प्री ड्रॉन कंक्लूजन को भी गलत प्रूव किया जा सकता है। तो डेटा इसलिए बोलते हैं गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि स्टैट्स का डेटा इज लाइक अ क्ले। आप क्ले देखी होगी सबने, आप क्ले से भगवान बना लो चाहे शैतान बना लो, कुछ भी कर सकते हो। तो लिखा हुआ है कि इट इज यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय व्हिच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल as you please। misuse of stats is indeed its greatest limitation। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि स्टैट्स जो है उसका मिसयूज भी पॉसिबल है। इसलिए आप स्टैट्स जो डेटा इकट्ठा करते हैं उसको सीक्रेटली, प्राइवेटली आपको रखना चाहिए, गलत हाथों में डेटा ना चला जाए, ये आप ध्यान रखें। इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे डेटा को पब्लिश भी नहीं करती, पता होगा। बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिश कभी नहीं करती, अनपब्लिश रखती है उसको, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, पब्लिश नहीं किया जाता वो, इसलिए ताकि उसका मिसयूज ना हो। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी लिमिटेशन ऑफ स्टार। लिमिटेशन ऑफ स्टार्स हमने पढ़ ली। अब लिमिटेशन के बाद हम शुरू करेंगे फंक्शन या फिर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस या फिर एडवांटेज ऑफ स्टार्स इन इकोनॉमिक्स। आइए समझते हैं। अब आते हैं बेटा स्टार्स के फंक्शन इंपॉर्टेंस पे। तो स्टार्स के फंक्शन या इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमारे सामने आती है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, आपकी इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर दिखती है, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, उसको सॉल्व करना।
अब सोचिए, अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करनी अनएम्प्लॉयमेंट की या फिर पॉवर्टी की या फिर इन्फ्लेशन, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट या कितने परसेंट प्राइस बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट पॉवर्टी की कौन से एरिया में है। तो सबसे पहला काम क्या दिया गया कि डेटा को कलेक्ट करके आओ, हमें बताओ कितनी गहराई है प्रॉब्लम में। उस प्रॉब्लम को देखकर, समझकर, डेटा को समझकर, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी गई उसको समझकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता। मतलब कि कंसीडर एनी प्रॉब्लम, मान लो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है या प्रॉब्लम ऑफ प्राइस की हम बात करते हैं, प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं या हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो रहे हैं, तो उसके रीजंस क्या है। रीजंस जानने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स काम आ रही है, प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टैट्स काम आ रही है। तो फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड, प्रॉब्लम की कितनी गहराई है, उसकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड मतलब यही होता है ना, वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो फॉर एग्जांपल, इफ it is the problem of unemployment, we make its quantitative expression stating that कि 20% इंडियाज पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो इसको देखकर गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स कुछ बनाएगी, सिंपल इज दैट। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, ये क्या होता है। सेक्टोरल और टेम्पोरल, टाइम वाइज या फिर एरिया वाइज आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप स्टार्ट से कर सकते हो, सिंपल इज दैट। इकोनॉमिस्ट जो है ना, वो सिर्फ डाटा इकट्ठा करने के बाद रुक नहीं जाते, आगे कंपैरिजन करते हैं फर्दर। कह रहे कि इकोनॉमिस्ट डू नॉट स्टॉप at the quantitative phenomena of the problem, they would try to further comprehend it through intersectoral comparison and intertemporal comparison। सबसे पहली बात, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन का मतलब क्या है, कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एरिया की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके बाद इंटरटेम्पोरल का मतलब क्या है, अर्बन, सॉरी, टाइम के हिसाब से पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है। तो टेम्पोरल मतलब टाइम वाइज और सेक्टोरल मतलब कि एरिया वाइज, अर्बन रूरल सेक्टोरल में आएगा। अगर हम बात करते हैं कि पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, तो वो टेम्पोरल की बात होगी। तो इंटरसेक्टोरल हो या इंटर टेम्पोरल हो, हम हमेशा ये कंपैरिजन करेंगे तो ही हम प्रॉब्लम को, तो स्टैट्स वो आपको बताती है, क्योंकि स्टैट्स का जो डेटा है ना इकट्ठा जो हम करते हैं, तो हम ईयर टू ईयर करते हैं और एरिया टू एरिया भी करते हैं, तो दोनों कंपैरिजन करना आसान हो जाता है स्टैट्स के थ्रू। और स्टैट्स की अगली इंपॉर्टेंस ये है, स्टैट्स ये बताती है कि क्या रीजन था और क्या रिजल्ट था। आपने कोई प्रॉब्लम को जज किया, देखा कि ये प्रॉब्लम है, उसका आपने न्यूमेरिकल डाटा भी कलेक्ट किया, तो आपको न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करने के बाद जरूर पता लगेगा कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या था। तो स्टैट्स हमेशा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को और क्लियर कर देती है। मेरी बात समझना, इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मान लो मैंने बोला कि हमारी कंट्री में ना प्राइस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च किया, डाटा इकट्ठा किया, भाई क्यों बढ़ रहे हैं, देखा। तो जब डाटा इकट्ठा कर रहे थे, कलेक्शन कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो प्राइस बढ़ने का कारण एक नहीं मिला होगा, बहुत सारे कारण मिले होंगे। तो जब स्टैट्स यानी डाटा कलेक्शन हो रहा होता है, तो हमें बहुत सारे कॉजेस मिल जाते हैं किसी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब स्टैट्स जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को अच्छे से और क्लियर कर देती है। आगे सुनिए, उसके अलावा अगर हमें कोई इकोनॉमिक थ्योरी बनानी है, इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने हैं या हमें कोई पॉलिसी बनानी है, तो स्टैट्स मदद करेगी। कह रहे व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑफरिंग कंक्लूजंस एंड सिग्निफिकेंस। वेल नोन, आपने पढ़ा माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, ये थ्योरी कहां से आई, स्टैटिस्टिशियन ने जब डेटा इकट्ठा किया होगा, कलेक्शन की होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो देखा होगा ना कि हाँ, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितने परसेंट प्राइस बढ़ते हैं, कितने परसेंट डिमांड कम होती है। तो इस इकोनॉमिक थ्योरी का इन्वेंशन कैसे हुआ, जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी होती है, जितने भी लॉज होती हैं, उन सब का इन्वेंशन या ओरिजिन जो होता है वो स्टार्ट से होता है। स्टार्ट जो है आपकी मदद कर रही है इकोनॉमिक थ्योरीज को कंस्ट्रक्ट करने में, इसकी इंपॉर्टेंस। उसके अलावा आप सब लोगों ने सुना होगा कि अगर हम फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग क्या होता है, प्रिडिक्शंस करना फ्यूचर, चाहे आप प्राइस की फोरकास्टिंग कर लो, चाहे क्वांटिटी की कर लो, चाहे प्रॉफिट लॉस की कर लो। फोरकास्टिंग करने के लिए आपको प्रीवियस डेटा या प्रेजेंट डेटा चाहिए ना, और डेटा मतलब स्टैट्स। हम प्रीवियस डेटा के बेस पे
या पिछले डेटा के बेस पे फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टैट्स की। स्टैट्स मदद करती है आपको प्राइस के प्रिडिक्शन करने में, प्रॉफिट प्रिडिक्शंस करने में, आउटपुट प्रिडिक्शंस करने में। ये सारी चीजें स्टैट्स की तो है। तो स्टैट्स मदद कहाँ कर रही है आपकी? फोरकास्टिंग करने में। यार इकोनॉमिस्ट जो है वो फोरकास्टिंग कैसे कर लेते हैं? भगवान थोड़ी है वो। उन्होंने स्टैट्स का डेटा देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें ये सर्च किया कि स्टैट्स मदद कर रही है हमारी। क्या मदद कर रही है कि हमें अगर प्रीवियस ट्रेंड्स पता है या प्रेजेंट ट्रेंड पता है क्या चल रहा है, उसके बेस पे फ्यूचर के ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो स्टैट्स ही कराएगी। तो स्टैट्स हेल्प्स इन प्रिडिक्शन या फिर हम बोल सकते हैं फोरकास्ट। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, क्यों बनाती है? वो प्रॉब्लम को देखती है, प्रॉब्लम के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। और प्रॉब्लम के रीजन कौन बताता है? स्टैट्स बताता है। तो स्टैट्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को कोई टैक्सेशन पॉलिसी बनानी है, कितना टैक्स चार्ज, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ये देखेगी कि लोगों की इनकम कितनी है, उसका डाटा इकट्ठा, कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्स भर सकते हैं इतना, वो देखो। कहीं ना कहीं स्टैट्स का यूज करके पहले हम डेटा कलेक्शन, लोगों की एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, इनकम कितनी है उसके बारे में, तो क्या काम करते हैं उसके बारे में, कितना कंजम्पशन है उसके बारे में, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी बनाती है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए भी सबसे पहला टास्क होगा कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैट्स आपकी मदद करती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में भी। उसके अलावा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, सब जानते हैं, माइक्रो पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम मतलब होता है दोस्तों स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट कंज्यूमर का हो या प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर को चाहिए होते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इन दोनों चीजों को देखने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? हमें स्टैट्स का यूज करना पड़ेगा। स्टैट्स से हम क्या देखेंगे कि प्रोड्यूसर को कितने प्रॉफिट कौन से आउटपुट पे, वहां भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल डेटा या स्टैट्स मेथड्स का यूज। तो स्टैट्स की इतनी सारी इंपॉर्टेंट, तो स्टैट्स की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज के नाम से क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 7 पॉइंट्स है। आप एनी 6 तो आराम से कर सकते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन आपका बने, तो आप ध्यान से करें। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स की। डिस्ट्रस्ट क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार क्या होता है कि ना कि डेटा पे विश्वास नहीं, ऐसे डिस्ट्रस्ट बहुत आते हैं। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड स्टेटमेंट्स। अनडाउटली statistical tools have yielded important result in almost every field of knowledge. Stats does not prove, disprove anything. It is merely a tool. एक बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि stats सिर्फ एक टूल है जो डेटा को कलेक्ट करके देता है, अपने मेथड्स को यूज करके स्टार डेटा इकट्ठा करता है। लेकिन हम ऑब्वियस ही बात है, हमारे पे डिपेंड करता है हम किस सिचुएशन में, किस टाइम पर डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। हमारे पे डिपेंड करता है हमने कौन सा मेथड चूज किया है, जो सूट चूज करना था वो चूज किया है, कुछ और चूज, जो हमारी स्टडी से रिलेटेड मेथड है वो वाला मेथड चूज किया है नहीं, सब हमारे पे डिपेंड करता है। स्टार्स तो सिर्फ एक टूल है। तो डिस्ट्रस्ट तो लोगों को होता है उनकी वजह से, ठीक है। उसके अलावा हम कैसे डिस्ट्रस्ट को दूर कर सकते हैं या डिस्ट्रस्ट के रीजन क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इम्परफेक्ट नॉलेज वाले जो लोग हैं वो स्टैट्स का यूज करके डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो डिस्ट्रस्ट तो हो ही जाता है। उसके अलावा आप अगर रॉन्ग टाइम पे इकट्ठा कर रहे हो डेटा, या आप मैथड्स की एप्लीकेशन जो कर रहे हो डेटा की वो रॉन्ग कर रहे हो, आप गलत मैथड चूज कर रहे हो, ये रीजंस हो सकते हैं। इस डिस्ट्रस्ट को दूर कैसे किया जाए अगर आपसे पूछने, तो आप बोलोगे अगर आपको डिस्ट्रस्ट को ओवरकम करना है तो आप क्या करें कि स्टैट्स के लिमिटेशन को ध्यान से, और स्टैट्स जो है वो सबने पढ़ा है कि एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं, तो एक्सपर्ट्स के हैंड में ही आप स्टैट्स को दें। या फिर डेटा शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली जब आप इंक्वायरी कर रहे होते हो। और सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत क्वेश्चन रखनी है जब स्टैट्स के मेथड आप यूज कर रहे होते हो, तो आप और देखें कि बाइस ज्यादा ना हो किसी मेथड में, वो मेथड आप चूज। आपका टाइम प्रॉपर सही होना चाहिए, टाइम पे डेटा कलेक्शन सिचुएशन सही होनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि स्टैट्स रजिस्टर्स को दूर किया जाए। तो ये चैप्टर 1 था आपका, सबसे आसान चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करें। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन, जितने भी डाउट्स आपको आएंगे मैं रेडी हूं लेने के लिए, उसके बाद हम तो इतना ही करते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।